फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अभी आपने वीडियो देखा जो कि राष्ट्रीय चैनल एबीपी न्यूज के सौजन्य से था, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान के लिए किसी दहाड़ से कम नहीं है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से इसको कब्जा करके रखा हुआ है। इस तरह की भाषा या इस तरह का स्टैंड हमने साल 2014 के बाद से ही सुनने को मिला है। इससे पहले हम जिस भी कश्मीर की बात करते थे वो हमारे भारत के ही, जो वर्तमान में हमारे साथ जो कश्मीर है उसकी बात होती थी, और हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उसको सिर्फ चेतावनी भी देते थे इतना कि कश्मीर में किसी भी प्रकार की वारदात वो ना करे, अलगाववादी गतिविधियां ना फैलाए। लेकिन पीओके के लेकर कभी भारत के जो इससे पहले जो सरकार आई थी, ना उसने कभी बोला, न कभी सोचा, न भारतवर्ष को सोचने में मजबूर किया। नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं था कि पीओके जहां पर है वो भारत का एक हिस्सा था और जहां पर शारदा माता मंदिर मौजूद है, जो कि भारत का सबसे पुरातन मंदिरों में से एक है। तो क्या राजनाथ सिंह जी के ऐलान के बाद पीओके भारत में मिलने का समय नजदीक आ गया है, या सिर्फ एक देश के रक्षा मंत्री का एक ऐसा बयान या चेतावनी है जो दूसरे देश को धमकाने के लिए दी गई है? इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण के जरिए हम इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी प्रणाम। और आपने सुना किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया। उनकी आवाज़ वैसे ही काफ़ी दमदार है, तो उसमें वो जो ऐलान है वो दहाड़ से कम नहीं लगता है, किसी सिंह की दहाड़ हो। तो क्या इस दहाड़ में वो वास्तविकता भी है कि पीओके वाकई में फिर से भारत का हिस्सा बन जाएगा? इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि पीओके बांग्लादेश, आधा चीन, तिब्बत, अफ़गानिस्तान, इराक, या यूँ कहें कि एक जम्बूद्वीप के जो हिस्से हमारे यहाँ भारतखंड जो माना जाता है, वो भारतखंड आने वाले समय में 2030 और 31 तक पूरा बनने वाला है। तो अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं तो पीओके तो बड़ी छोटी चीज़ है, क्योंकि ज्योतिषी जो गणना अब 2030 तक जा रही हैं उस गणनाओं के अनुसार तो भारतखंड अब एक होने वाला है। और जो 2 हिस्से अलग हुए भी थे, महर्षि अरविंद ने भी इस मामले में बोला था कि जो हमारे 2 हाथ कटे हैं, ये हाथ कट के कब तक तड़पते रहेंगे, एक दिन इनको जुड़ना पड़ेगा। और आपने स्थिति देखी भी, जब से हाथ कटा है तब से कटे हाथ की जो स्थिति होती है वही स्थिति वहाँ पर हो रही है और लगातार दुर्गति को वो प्राप्त हो रहा है जी। और अभी की ग्रह गणना देखें तो 2020 से 2023 तक तो शुक्र में शनि चल रहा है। ये तो फाइनेंशियली इसको तोड़ रहा है, व्यापारिक रूप से तोड़ रहा है और नुकसान इनको ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब शुक्र में बुध आएगा 27 दिसंबर 2023 से 26 तक, तब तो इसका मार्केट शुरू हो जाएगा। और जब मार्केट शुरू होगा तो इनके घर में ही इतने झगड़े हो जाएंगे कि आपस में भयंकर मारकाट मचने लग जाएगा। तो वो स्थिति होगी, बहुत दर्दनाक होगी, जिसमें कि ये बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा, आर्थिक रूप से भी बहुत बुरा टूट चुका होगा और घर के झगड़ों से ये बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा होगा। तो उस दृष्टि से जब भारत कहीं इस पर हमला करता है या भारत कुछ कोशिश करता है तो आसानी से पीओके भारत के पास होगा। लेकिन नहीं, भारत को कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जो चीज़ आसानी से वैसे ही मिल रही हो तो उसके लिए लड़ भिड़ के इतने नुकसान करने की स्थिति नहीं है। और अभी 2025 तक का जो समय
11 जुलाई से चलेगा, चंद्र में शुक्र आएगा। तो ये समय अपने आप में ही भारत पाकिस्तान के मिलने वाला समय है और उसमें परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, चीन जो है पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहता है, हमसे बड़ा मुल्क है, आर्थिक पावर है। रूस भी अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चीन की वजह से समर्थन दे रहा है, सहायता दे रहा है। तो ये जो अब समय काल बता रहे हैं, क्या वाकई में उस दौरान तक चीन और रूस के होते भारत का वापस से जो है पीओके हो जाएगा? देखो, उस दृष्टि से यदि हम देखें, एक पुराना इतिहास देखें, तो इंदिरा गांधी के टाइम 2071 में ही ये स्थिति बन गई थी कि इंदिरा गांधी ने इनको एक टेबल पर ला दिया था और अपनी बात मनवाने को पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था। लेकिन रूस का ही एक दबाव रहा कि जिसके कारण कि वे घंटे के अंदर मीटिंग समाप्त हुई और जो हमने हिस्सा जीता था वो हमें तत्काल वापस करना पड़ा। तो वहाँ एक रूस का गहरा दबाव था। लेकिन वो भारत और आज का भारत में बहुत अंतर है, परिस्थितियों में बहुत अंतर है। दूसरा, जितने वामपंथी हैं, उस समय वामपंथी चरम पर था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तब रूस ने और चीन ने मिलकर भारत पर दबाव बनाया कि मुस्लिमों को आप यहीं रहने दो, नहीं तो हम दबाव बनाएंगे। और आखिर में स्थिति ये बनी कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा देश को संभालने की स्थिति बन गई, तब भी रूस को यह डर लगा कि अब हमारा वामपंथ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उनकी हत्या वहाँ पर कर दी गई। तो वो स्थिति को यदि हम आज के परिवेश में देखते हैं तो आज पुराना वाला भारत नहीं रहा। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और भारत के जो गृह योग हैं और सनातन संस्कृति है, अब उसका बोलबाला होना है। जैसे वामपंथ रूस से पूरा चला गया, चीन में भी अब आपस में झगड़े की आवाज़ आने लग गई है, लगी नहीं, वहाँ भी अंदर से भीतरी घास शुरू हो चुका है। वो चूँकि खबरें बाहर नहीं आ पाती इसलिए आपको उतना पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पर हम लंबे समय से चर्चा कर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन खुद अपनी परिस्थितियों में संभल जाए वही बहुत है। उसके 5 टुकड़े तो सुनिश्चित हैं, आधा चीन खुद डूबेगा सागर में और आधा चीन फूट जाएगा और आधे चीन में कहीं जनता विद्रोह करेगी, उससे संभाले नहीं संभलेगा। पर अब थोड़ा सा समय है, 1-2 साल का इस चीज़ों में समय है। जो मूल समय था वो कोरोना के टाइम निकल गया, तो 2 साल जो कोरोना की शांति से निकले उसमें ये सब चीज़ें बढ़ गई। अन्यथा पूरा खेल 2023-24 में होने वाला था, अब ये खेल 2025 से 27 पे शिफ्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो आएंगी वो चाइना फिर भारत के साथ आने वाला है आने वाले समय में। अच्छा। कुछ परिस्थिति ऐसे मूव करेंगी कि वो रूस भारत के साथ आए बिना नहीं रहेगा और चाइना को भारत ही तोड़ेगा कई हिस्सों में। वो परिस्थिति अब बन भी रही है। जी, ये भी समझना चाहेंगे, क्या पीओके को भारत जब हासिल करेगा या फिर से हमारा हिस्सा बनेगा, उसके लिए युद्ध होगा या आचार्य जी स्वयं में भी कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि खुद ही जो है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गरीबी और तंगहाली के हालात हैं? इसमें परिस्थिति बनती नहीं, परिस्थिति बनानी पड़ती है, परंतु उसके लिए समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। क्योंकि आज जैसे धीमे धीमे शुरुआत होती है, 370 हट के आज हम कश्मीर के मूल उस पर पहुँचे जो दूसरे देश विवाद बनाते थे। अब वो एक विवाद समाप्त हुआ चूँकि हमारा हिस्सा था। अब जिस पर विवाद बना हुआ है, अब धीमे से अगली बारी इसकी आने वाली है, जिसका संकेत राजनाथ सिंह जी ने भी दिया है और उसका संकेत यहाँ अक्टूबर के बाद 11 सितंबर के बाद यहाँ बनने वाला है। चूँकि अभी गुरु राहु का एक ये योग जो चल रहा है, चांडाल योग, ये थोड़ा सा दहशत भरा है और समय को बिगाड़ने वाला है। तो ऐसे समय में ये सारी चीज़ें बनेंगी, लेकिन सितंबर के बाद जो स्थिति बनेगी वो बेहतर होगी और दोनों स्थिति इसमें बनती हैं। यदि हम 2 साल का इंतजार करते हैं तो 2025 के बाद तो ठुकने पिटने के बाद वो सारा हिस्सा अपने पास आने वाला है। अब नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा और वो अपने पास आ जाएगा। तो ये स्थिति थोड़ी सी बन रही है। अभी इस बयान को, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया है, उसके बयान के किस तरह से हम जो है परिप्रेक्ष्य में देखें, इस बयान का क्या कुछ असर होगा और पीओके का वापस लेने की दिशा में ये बयान कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखो, ये एक राजनीतिक बयान है। राजनीति में क्या होता है कि शेर जैसे दहाड़ मारता है, बाकी जानवर धड़ 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 भागना शुरू कर देते हैं, फिर वो देख लेता कच्चा जानवर कौन सा है, फिर उसके ऊपर अटैक करके आसानी से अपने शिकार को शिकार कर लेता है। सेम राजनीति में होता है, जब इन्हें कुछ करना कुछ होता है तो पहले स्टेटमेंट फ्लैश होते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखा जाता है और उसके बाद फिर उस पर अटैक किया जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तो उसमें कई मायने होते हैं कि व्यक्ति बोल रहा है तो वहाँ की जनता तो चाहती है भारत के साथ जुड़ना, पर भारत में इनको जोड़ के और एक समस्या मोल लेना ये बहुत ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक एनालिसिस होता है और समय होता है, उसके बाद फिर सारी परिस्थिति आती है। तो उस परिस्थिति के अनुसार अभी हम 2025 मार्च तक बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है,
लेकिन 2025 मार्च के बाद हम इस पोजीशन पे आएंगे कि हम जिससे चाहेंगे उससे युद्ध लड़ सकते हैं और हम युद्ध को जीत भी सकते हैं। तो ये परिस्थिति 2025 में मार्च के बाद बनेगी। और छोटी स्थिति यदि बनती है तो इस सितंबर के बाद जैसे ही गुरु चांडाल युग समाप्त होगा तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में बनती है कि पीओके में हमला भारत कर जाए। और एक स्थिति यही बनती है कि वहाँ जो आतंकवाद के जिस तरह से अड्डे चल रहे हैं तो एक सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी गंभीर तरीके से होने के इसमें योग बनते हैं। यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच में 2023 में या तो हमको एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक योग बन रहा है या फिर हम हमला करके पीओके के भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का जो बयान है उसमें हमले का भी उल्लेख था कि हम हमला करके भी ले सकते हैं। ये स्थिति इसमें बनती है, या तो शांति के साथ वार्ता हो के सीधा सीधा उस पर क्लियर स्थिति हो, नहीं होगा तो फिर अल्टीमेट स्थिति यही बनेगी कि फिर लेना होगा। और आने वाले समय में चूंकि भारत खंड एक होने वाला है तो उस स्थिति की और जो पत्रिकाएं संकेत कर रही हैं तो युद्ध के माध्यम से तो भारत खंड को एक होना ही है। ये भी अगर इस तरह की स्थिति बनती कि भारत अगर साल 2023 में सितंबर से नवंबर या दिसंबर के बीच में अगर हमला करके पीओके को हासिल करता है तो भारत के लिए कितना सही रहेगा? ये भारत के लिए देखो सही तो अभी युद्ध लड़ना भारत के लिए बहुत अच्छा है ही नहीं, क्योंकि भारत जिस तरह से इकोनॉमिक रूप से प्रगति कर रहा है उसमें संकेत ये है कि अभी हमें चंद्र की महादशा सितंबर 2015 से सितंबर 2025 तक है। ये हमारा एक बहुत अच्छा धनयोग है और बहुत अच्छा प्रगति का योग है। तो इस समय में हमें ये झमेले खड़े करके प्रगति को रोकना, धन को रोकना ठीक नहीं है। इसमें ध्यान ये देना चाहिए कि हम आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हों, क्योंकि आने वाले समय में जैसा रूस का युद्ध चल रहा है, 2 साल तक युद्ध यदि भारत में चल जाता और 40-50 हज़ार सैनिक भारत के मारे जाते तो मीडिया घर घर में घुस घुस के चिल्ला के बोलता कि आपके घर का मर गया, आपके घर का मर गया। तो वहाँ जबकि खबर नहीं आ रही। तो भारत की जो परिस्थिति बड़ी विपरीत है, यहाँ मीडिया से ही बचना होता है, पकड़ के जो लोग आ जाते हैं, विपक्ष खड़ा हो जाता है, उससे भी बचना होता है। तो ऐसी कई नेगेटिव स्थिति हैं जिनका सामना भारत को आकस्मिक रूप से करना पड़ता है। तो चुनाव के समय में ऐसे उपद्रव करना ठीक नहीं होता है। तो वो जो एक परिस्थिति भौगोलिक काम करती है, एक परिस्थिति देशकाल परिस्थिति होती है और एक परिस्थिति होती है जब देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो अभी वो सुरक्षा की स्थिति यहाँ पर नहीं है और जो योग इसमें बनेंगे पर वो बनेंगे ऐसे ही कि अब आकस्मिक रूप से पहले वार्ताएं शुरू होंगी और वार्ताएं शुरू होने के बाद विवाद पाकिस्तान खुद ही खड़ा करेगा, तब भारत अटैक करके सारी व्यवस्थाएं कर लेगा। क्या इस युद्ध के दौरान अगर जिस समय काल के आप बता रहे हैं साल 2023 की ही एक छोटा आप बता रहे हैं कि छोटा सा योग ही बनता है, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हथियार या यूँ कहें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का भी कोई आप योग देखते हैं? देखो न्यूक्लियर वेपन तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ पाकिस्तान का है ही नहीं, वो न्यूक्लियर वेपन ही चीन का है। वो चीन ही न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के थ्रू टर्की को बेचेगा। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं आने वाले समय में। जैसे हमने शुरू से ही कहा था कोरोना बीमारी नहीं फेंकी गई बीमारी है, अल्टीमेट वही निकला आगे। सेम चीन आतंक फैलाता है, ये अप्रूफ होना शुरू हो गया। म्यांमार में कहाँ दंगे जहाँ होते हैं वहाँ चाइनीज़ हथियार पकड़ा रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग ही चाइना की है। पाकिस्तान इसमें दम नहीं मार पाएगा। और न्यूक्लियर वेपन्स की बात है तो न्यूक्लियर वेपन्स भारत के ऊपर छोड़े जाएंगे पर वो असरकारक नहीं होंगे। वो उसकी मैं बात बाद में करूँगा, वो कैसे भारत उसको डिजॉल्व करेगा। पर अभी की जो परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति में पाकिस्तान लड़ेगा और बाकी हथियारों का उपयोग करेगा, पर उतनी दम से भारत का खिलाफत नहीं कर पाएगा जितनी की कर रहा है, क्योंकि उस बीच में चीन एक्सपोज हो चुका होगा और दुनिया फिर चीन को ठंडा करने के लिए तैयार हो जाएगी। जी, हालांकि इस बार संसद भवन जो नया बना है हमारा, उसमें काफ़ी जो सांसदों की सीट भी बढ़ी हुई है। शायद संभवतः पीओके के भी कुछ सांसद जो हैं आ जाए दिल्ली में बैठे हैं तो क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा में भी उनकी सीट रिजर्व करके रखी हुई है, कश्मीर में भी। तो अगर ऐसा भी होता है तो हम तो कहते हैं जो जब शुभ से शीघ्रम जब हो जाए, बाकी तो पूरा देश इसको लेकर है ही। और सिर्फ पीओके क्यों, हमारा तो हिस्सा पाकिस्तान भी रहा है, अफगानिस्तान भी रहा है, ईरान भी रहा है, अखंड भारत में तो मलेशिया, कंबोडिया, हम आपके काफ़ी प्रोग्राम देख चुके हैं आचार्य, जिसमें आपने बताया है। और ये हैरानी होती है कि इतना महत्वपूर्ण इतिहास को भारतीय पाठ्यक्रम से आज़ादी के बाद से क्यों इतना दूर रखा गया, भारत के इतने गौरवशाली इतिहास को क्यों नहीं हमारे युवा पीढ़ी को जानने का अवसर दिया गया। और अगर जान पाते तो शायद उस दिशा में आगे भी बढ़ते, ताकत भी दिखाते। ये पढ़ाना इस इतिहास को इसलिए ज़रूरी कि भारत एक समृद्धशाली था। जो अखंड भारत की बात करें और जितने हिस्से भारत के हुए हैं ये सब समृद्धशाली हुआ करते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को जिस तरह से तोड़ा, जो समृद्धशाली था वो उस हिस्से को अलग कर दिया, फिर उधर अपनी हुकूमत जमाई, फिर समृद्धशाली अलग कर दिया, फिर उसकी हुकूमत जमाई। 1947 में भारत
टोटल डूबा हुआ था। अंग्रेज़ों में चर्चिल ने तो बोला भी था कि बस 50 साल तक भारत सही रह जाए तो बहुत है, नहीं तो हम फिर वापस गुलाम हो जाएगा। और उसी मानसिकता से भारत के उन्होंने टुकड़े भी किए थे और उसीलिए उन्होंने मुस्लिम लोग अलग कर दिए जो जुझारू उनसे लड़ते थे, और बाकी मुस्लिमों को भारत से जाने नहीं दिया दबाव प्रधानमंत्रियों पर बनाकर। तो वो स्थिति वो बहुत क्लियर हो रही है। लेकिन भारत चूँकि अपनी समृद्धशाली जो एक विरासत लिए था, एक जो हमारा धर्म संस्कार था, वो सनातन संस्कृति के बेस पर हम वापस पूरी दुनिया में ताल ठोकर खड़े हुए और आज वापस हम समृद्धशाली भारत हैं। क्योंकि आपने देखा हो जितने भारत के हिस्से हैं, चाहे इराक हो समृद्धशाली था, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान बहुत समृद्धशाली था, लेकिन आज भीख मांगने की पोजीशन पर है। अफगानिस्तान आज भीख मांगने की पोजीशन पर है। इराक ईरान आज उनकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। बाकी कम्बोडिया बाली कई तो वेश्यावृत्ति करके अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति को बचाए हुए, इन देशों की स्थिति ये है। तो उस दृष्टि से तो भारत को हम देखते हैं तो एक समृद्धशाली था, है, आने वाले समय में रहेगा। और राजनाथ सिंह जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, निश्चित रूप से कुदरत ने ही उनसे दिलवाया है और आप जो सोच रहे हो उसकी संभावनाएं बन रही हैं। बहुत जल्दी मतलब पीओके की जो है हम लोग सफ़र कर पाएंगे, वहाँ पे जाके माँ शारदा के दर्शन कर पाएंगे। चलिए आचार्य जी, आपने समय दिया, अपने ज्योतिषी गणना के जरिए राजनाथ सिंह जी के इस बयान को लेकर ज्योतिषी विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया। आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आचार्य राजेश जी ने बताया कि किस तरह से पीओके के लेकर जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है वो निकट भविष्य में पूरा होने जा रहा है। एक संभावना इसी साल अंतिम दिनों में सितंबर से नवंबर के बीच में या दिसंबर के बीच में बनेगी, जहां पे भारत हमला करके पीओके को हमारे नक्शे में जो है शामिल कर सकता है। और दूसरी जो संभावना है साल 2025 में मार्च के बाद आचार्य जी कह रहे हैं, जहाँ पर स्वयं में ही होकर जो है पीओके के जो लोग हैं वो खुद ही बोलेंगे कि साहब हम अब हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत को बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी कि उस समय तक पाकिस्तान पूरे तंगहाली, गरीबी और कहा जाए कि अलगाववाद से लेकर तमाम अराजकता में पूरी तरह से डूब चुका होगा। उस स्थिति में वहाँ के तमाम जो देशवासी हैं, वहाँ के जो मुल्क के लोग हैं, वो हिंदुस्तान में मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी झलक आप न केवल आचार्य राजेश जी के तमाम पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, और आज के मौजूदा पाकिस्तान के यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो आवाम है वो हिंदुस्तान और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करती नजर आ रही है। ये देखने में, सुनने में बेहद अजीब लग सकता था आज से 5 से 6 साल पहले, लेकिन अब ये पूरी तरह से, जिस तरह से पूरा परिवेश ही बदल गया है, जो पाकिस्तान और जिस पाकिस्तान की आवाम हमारे खिलाफ आग उगलती थी वो आज हमारे देश गुणगान कर रही है, साझी विरासत को लेकर चर्चा कर रही है। पाकिस्तान में होली मनाई जा रही है, होली को रोकने के जब मौलाना कोई पैगाम जो है कोई अगर फतवा जारी कर रहे हैं तो फतवा वापस हो गया है, लेकिन होली मनाना वहां के युवाओं ने नहीं रोका। ये देखिए कितना बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और किस तरह से सनातन संस्कृति और भगवा का यहां पर शक्ति देखने को मिल रही है। आप देखते रहे पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।